प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और बच्चा ये खुशी होगी आपको कि आपका संस्कृत के बुक्स ख़त्म किए गए थे। ग्रामर के जो उसके मेन टॉपिक थे उसको भी ख़त्म किया गया, प्रत्यय, कारक, अनुवाद। अब आपका रह गया संधि और समास। तो संधि समास कहीं अगर आप हिंदी में पढ़े होंगे तो संस्कृत में भी काम आ जाते हैं, और उसका भी लेक्चर हम कोशिश करेंगे आपको मिल भी जाएगा। लेकिन समझिए कि आपका 100% तैयारी करा दी गई है, उसके आप उतना ही आप कर लेते हो, उतना ही आप रिवीजन बढ़िया से कर लेते हो, अच्छे से रिवाइज करते रहते हो, तो मैं बोलता हूँ कि आपका हिंदी में संस्कृत में कर लोगे पूरा 100। हिंदी में तो तुम माहिर हो ही हो, बशर्ते थोड़ी सी कविताएं आपको परेशान कर रही थी। तो जल्दी से आज हम शुरू कर रहे हैं। आपको देखो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया बच्चे जी, मैं पहले से मार्कआउट किया हूँ। देखो आपको मैं पढ़ा दिया हूँ 5 चैप्टर काव्यखंड में, पूरा ये तो पूरा ख़त्म है, पूरा 12 का 12 ख़त्म है। 5 इधर का 17 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ। अब आपका करना है आज काव्यखंड का 6वां, जिसको हम बोलते हैं जनतंत्र का जन्म। अरे जनतंत्र क्या होती है? वही लोकतंत्र जैसा फीलिंग आ रही है ना, देशभक्ति वाली। इसका जन्म रामधारी सिंह दिनकर अपने एक राष्ट्र कवि हैं, इनके द्वारा लिखी गई कविता है। चलिए इसको हम फटाफट से पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। लेखक परिचय सर क्यों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे इसमें ही फंसेंगे। वो सोचते हैं कि कहानी हम पढ़ लिए, कविताएं पढ़ ली, हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। कभी नहीं बच्चा जी, अगर आपने उनकी जीवनी अच्छे से नहीं पढ़ा, उनकी काव्य कृतियाँ रचनाएँ याद नहीं है, कब उनको पुरस्कार मिला, उनकी जन्म क्या है, उनके माता पिता का नाम क्या है, तो आपके MCQ में कठिनाई आ सकती है। लेकिन अपने बच्चे तो प्यारे हैं, बिल्कुल पढ़ते आ रहे हो, अभी समय बहुत है, हम आराम से तैयारी कर लेंगे। चलिए, और बच्चे ऑनलाइन के मैं बेनिफिट बताता हूँ। ठंडी का मौसम है, कहीं जाना क्यों, जब आपके पास खुद लेक्चर्स पढ़े हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। घर पे पढ़े रहिए, पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं है। आज आपको ऑनलाइन की बेनिफिट का मतलब मालूम चलेगा औरों की तुलना। तो अपने कोचिंग में दोनों थी बच्चा जी, ऑफलाइन भी हम लोग पढ़े, ऑनलाइन भी लेक्चर्स डाले गए, ताकि बच्चा घर पे भी कभी कभी रिवाइज करे। रात में जब शाम हो गया तो घर पे पढ़ते रहिए, कोई लेक्चर देख लें, दोबारा नोट्स बना लें, दोबारा नोट्स का अपने रिवीजन कर लें, कोई चैप्टर को दोबारा मैथमेटिक्स में सॉल्व कर लें, जहाँ जहाँ दिक्कत आती है। कोई कमेंट डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जनतंत्र का जन्म। चलिए, तो जनतंत्र का जन्म हम शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। ये अपनी काव्य है, कविता है, लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे इनका परिचय। चलिए, कहते हैं कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। कभी पूछेगा कि राष्ट्र कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। जन्म याद कीजिएगा 23 सितंबर 1960। 23 सितंबर 1960। एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, सारे राइटर का डेट ऑफ बर्थ, उनकी ये जो भी रचनाएं हैं, आप चाहें तो एक चार्ट तैयार करके वहाँ रख सकते हो, ताकि आपको बार बार पढ़ने में सुविधा मिले। ये आपकी मर्जी है कैसे आप तैयार करेंगे, याद तो करना ही पड़ेगा। मैं तो चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाते आया हूँ, लेकिन याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। लेकिन आप उसके लिए एक डिजाइन कर सकते हैं। सारे चैप्टर के जितने राइटर हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनकी चैप्टर का नाम, उनकी माता पिता का नाम, कुछ उनके इंपॉर्टेंट रचनाएं जो पेपर में पूछे गए हैं, और सब करा दिया हूँ, MCQ में करा दी हूँ। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार किस जिले में हुआ था, तो बताइएगा बेगूसराय के जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 24 अप्रैल 1974 को हो चुकी थी। उनकी माँ का नाम मनोरूप देवी है, और पिता का नाम क्या है बच्चे? रवि सिंह। दिनकर जी अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के आसपास से हुई। गांव के आसपास में कोई स्कूल होगा, वहां से पढ़े होंगे। 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे से मैट्रिक पास की। 1928 में मैट्रिक किया। 32 में उन्होंने पटना कॉलेज इतिहास से BSc ऑनर्स किया, और HE हाई स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक शिक्षक विभाग में रजिस्ट्रार और डायरेक्टर भी रहे, सब डायरेक्टर। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर है। किस पद पर? देखो, बिहार विश्वविद्यालय में तो हिंदी के प्रोफेसर रह चुके हैं, ठीक है सर, लेकिन भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर भी ये नियुक्त थे। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे, उतने ही बड़े समर्थ गद्यकार भी थे। ये क्वेश्चन पूछेगा कि दिनकर जी जितने बड़े कवि थे, उतने ही क्या थे? उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे, यानी कहानियाँ भी अच्छा लिखते थे। उनकी भाषा में कुछ छिपती नहीं है, सब कुछ उजागर होती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ, अब चलिए आपके याद करने वाली चीज़ें आ गई। अब प्रमुख कृतियाँ जैसे आप याद करेंगे, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, क्रूर क्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी। उर्वशी तो बहुत फेमस है, इनका पूछा गया पेपर में बहुत बार कि उर्वशी किसकी रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा,
हारे को हरिनाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हारे को हरिनाम आदि ये काव्य कृतियाँ थी। ये सब क्या थी? काव्य कृतियाँ। अब चलिए कहानी में चलते हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, ओहो क्लास 12th में जाके पढ़ोगे, क्लास 12th में जाके हिंदी में पढ़ोगे अर्धनारीश्वर, इनके ही लिखा गया चैप्टर है वो। संस्कृत के 4 अध्याय, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछा गया है। काव्य की भूमिका, वर्ड पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर जी की डायरी आदि, ये सब क्या थी? गद्य कृतियाँ। इसके पहले वाले जो पढ़े थे हम लोग काव्य था, ये गद्य है। इसीलिए जितने बड़े ये गद्यकार थे उतने बड़े ये, जितने बड़े कवि थे उतना ही बड़े ये गद्यकार भी थे। काव्य की भूमिका पे चलोगे, दिनकर जी की संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। मैंने बोला था ना बच्चा जी, संस्कृति के 4 अध्याय लिखने के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। और उर्वशी, एक मैंने बोला था ये उर्वशी इंपॉर्टेंट है। उर्वशी के लिए बच्चा जी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उन्हें भारत सरकार की ओर से, ओहो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पद्म विभूषण किस कवि को मिला है? पद्म भूषण यानी पद्म भूषण किसको मिला है? तो भाई सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। सम्मानित किए गए, वे राज्यसभा के संसद भी थे, यानी ये पॉलिटिक्स में भी थे। चलिए, हम कहते दिनकर जी छायावाद के प्रमुख कवि थे, अच्छी बात है। वे भारतेंदु युग के परिवहन राष्ट्रीय भावधारा के महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 दशक से पहले ही कर दी थी, लेकिन फेमस कब हुए बच्चे जी? ये अपने संवेदना और भावबोधक के से वे चौथे दशक में प्रमुख कवि के रूप में पहचाने जाने लगे। लिखना तो 30वीं दशक में शुरू कर देते हैं, लेकिन चौथे दशक में वो, 30वीं दशक का मतलब होता है बच्चे जी, चलो, उन्होंने प्रबंध, मुक्त, गीत प्रवृत्त, काव्य नाटक और अन्य की काव्य शैली में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की है। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन अनुशील, विस्तृत एवं गंभीर है। उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना है और समाज राजनीतिक, गुरुजी मैं थोड़ी इसको फ्लाइट मोड कर दूं, नहीं तो कॉल से आ सकते हैं किसी के। चलो, कहते कि परंपरा की गहरी चेतना है और सामाजिक राजनीतिक दर्शन, वैश्विक परिक्षेप्य बोध है। उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। राष्ट्र कवि दिनकर जी। अब चलो कविता परिचय। अब कविता परिचय, कविता में क्या पढ़ने वाले हैं? ये आखिरी की 4 लाइन जो होते हैं बच्चे, वो कविता के परिचय बताते हैं। इसको अपने पढ़ लिया तो कभी कभी आपके क्वेश्चन भी ऐसे डायरेक्ट बन जाएगी। जैसे कभी पूछेगा कि भाई जनतंत्र के जन्म कविता का परिचय दें, अपने शब्दों में लिखें, तो ये उसके मेन सार है। सार बोले तो सारांश, उसका मेन सारांश है, उसका समरी है। राष्ट्र कवि दिनकर की प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र का उदय का जयघोष कर रहा है। सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। बहुत देश गुलाम था, अब आज़ादी मिली हुई है। भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता उजागर करते हुए कवि एक नवीन भारत का शिलान्यास सा करता है, जिनमें स्वयं ही सिंहासन पर आरूढ़ होने की है। स्वयं यानी स्वयं जनता ही उस पर राज करेगी। इस कविता का ऐतिहासिक महत्व बहुत है। तो ये हो गया काव्य परिचय। अब काव्य परिचय हमने जो पढ़ा है बच्चे, इसको हम करेंगे अपने नोट्स में ऐड, और इस पर आधारित प्रश्न जो पूछे गए हैं इसको भी हम करेंगे यहीं पर डील। चलिए, तो अब बच्चे जी उठाइए अपने पेन कॉपी, निकालिए और बनाइए सुंदर सा नोट्स, और इतना आराम से लिखिएगा कि लिखते लिखते याद हो जाए। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर, जन्म इनका लिख दिया हूँ। जन्म कब हुआ बच्चे? 23 सितंबर 1908 में, सिमरिया बेगूसराय। बेगूसराय क्या है कि जिला है, और बिहार अपना राज्य है। और निधन भी लिख दिया हूँ 24 अप्रैल 1974। 1974 था ना बच्चे जी? 1974 बिल्कुल सही है। ये 1974 लिखा गया है, इसको मैं सही कर पाऊँ तो थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ 1974। चलिए, ये उनकी मृत्यु हुई, सामने लिख देंगे जल्दी याद हो जाएगा। ऐसे नीचे में लिखा गया है, माता मनोरूप देवी और पिता रवि सिंह। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास की। 1932 में उन्होंने अपना बीए किया ऑनर्स। और दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे, ये भी पॉइंट ऐड किया हूँ। प्रमुख काव्य कृतियाँ, प्रमुख कृतियाँ कहें, काव्य कृति कहें, कविताएं क्या थी? तो प्रबंधभूंग, रेणुका, हुंकार, जो भी आपने पढ़ा अभी जस्ट, उसको भी गद्य कृतियाँ भी उनके सामने लिख दिया गया है।
अब चलिए दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उर्वशी पर बच्चा जी क्या मिला? उर्वशी के लिए उनको बच्चा जी दिया गया यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। पद्म भूषण भी पुरस्कार उनको मिल गया है। इससे अधिक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं। 30 दशक में वो कविता लिखना शुरू कर दिए थे, लेकिन चौथे दशक में उनकी कविताएं जाकर क्या हुई थी? फेमस हुई थी। अब आते हैं अगले पेज पर, कविता का परिचय। वही जो भी लास्ट में हमने पढ़ा था वो कविता का परिचय है। चलिए अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों का हम आंसर करेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय पर किसकी रचना है? तो बिल्कुल आप जानते हैं, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? आपको पता हो गया। दिनकर जी की कौन सा सम्मान प्राप्त नहीं है? उन्हें क्या नहीं मिला है? तो देखो, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, उन्हें पद्म भूषण सरकार के द्वारा मिल चुका है, उन्हें श्वेत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब बाकी जो प्रश्न है इस पर आधारित है, इसको भी जस्ट मैं करा देता हूँ, क्योंकि आपको लगता है ना सर कि लेखक परिचय क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखो, जितने क्वेश्चन पूछे गए वो कराया, अभी और जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी कराने जा रहा हूँ, तो ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए राइटर के प्रति, क्योंकि राइटर के प्रति जी उनका जो रचनाएं हैं बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। ऐसे आप लोग तो प्यारे बच्चे हो, आप तो पढ़ते आए हो, नोट्स भी बनाए हो, थोड़े से रिवीजन कर लीजिएगा प्यारे जी। चलिए क्वेश्चन संख्या जो बोलेंगे उसी को करना है, जो क्वेश्चन बोलेंगे उसी को आपको सॉल्व करना है। चलो पहले क्वेश्चन संख्या 2 करना है। 2 कर लिया। 23 में ही पूछा गया है, दिनकर जी की कौन सी रचना है, की रचना कौन है बताइए? पल्लवा, चिदम्बरा, युगांत, हुंकार शायद हमने पढ़ा था ना। याद कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए, अपने दिमाग पे प्रेशर डालिए, विदाउट टेंशन। भाई कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे प्यारे बालक मेरे, कोई अपने बुक से नहीं देखेंगे। थोड़ा अपने माइंड फ्रेश कीजिए, क्या आपके माइंड उतने काम कर पाते हैं कि नहीं? जस्ट अपने पर, मैं तो खुद दिखाऊंगा ही। चलिए मैं दिखा देता हूँ। पन्नभंग रेणुका हुंकार था उनकी रचना। तो हुंकार ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में हुंकार है क्या? बिल्कुल है, तो यही सही हो जाएगा। उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी कृति है? तो बिल्कुल आप जानते हैं, किरमधारी सिंह दिनकर की है। अब क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के सप्लीमेंट कंपार्टमेंट एग्जाम में कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है? कौन सी कृति है कि उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया? तो आपको तो पता हो गया ना बच्चा जी, संस्कृत के 4 अध्याय। बिल्कुल सही। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, अरे बबुआ उर्वशी के लिए मिला था। सर जी अब तो हम लोग राइटर परिचय अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में तो पूछ लिए जाते हैं। क्या क्या आपने कर लिया? 4 हो गए आपके, 5 हो गए, मार्क करते चलो। चलो जो बोलूँगा वही करिए, सारे क्वेश्चन नहीं करना है। अब आपको करना है क्वेश्चन संख्या जो मिल जाए। चलिए अब कीजिए क्वेश्चन संख्या 12 और 13। मैं तो ये नहीं करने वाला हूँ। गद्य कृति पूछा है, पद में मत मार दीजिएगा, ध्यान से। मैं बोला था इसलिए गद्य और पद्य आपको याद करना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं। 11, 12, 13 तीनों कर लीजिए। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति कौन है? दिनकर की गद्य कृति कौन है? दिनकर के पिताजी का क्या नाम था? दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? तो चलो ये छोड़ देते हैं, अनर्स तक किए थे उन्होंने। अब क्वेश्चन है आपका, दिनकर जी का निधन कब हुआ था? इसको भी कर लेंगे आप। नहीं ये भी नहीं, ये तो अभी नहीं करना है। 16 तो अभी नहीं करना है बच्चे जी, इसको भी नहीं करना है, इसको अभी नहीं करना है। हाँ, दिनकर जी का निधन कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? और क्वेश्चन क्या है? 20 हो गया। अब चलते हैं क्या डायरेक्ट आपको 24 नहीं करना है, जब बोलेंगे तब कीजिएगा। हाँ, उनके माता का नाम पढ़ लेते हैं, क्या था? मनरूप देवी था। 26 बाद में करेंगे हम लोग बच्चा जी, 26 हमको बाद में करने हैं, क्योंकि भी आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है। जब चैप्टर पढ़ा देंगे तो करिएगा। और क्वेश्चन संख्या अब हम करेंगे 25 हो गया, 30, 32। तीस कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चेतना। वो राष्ट्र के भी थे तो भाई बिल्कुल उनके राष्ट्रीय चेतना तो होगा ही होगा। 30 हो गया। 32 भी कर लेते हैं, इसमें क्या हर्ज है?
चलो अब अपना चैप्टर है कवि के प्रमुख कवि कौन है। दिनकर जी किस काल के कवि हैं, तो ये तो भाई ये भी क्वेश्चन। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, मैं बोला था ना बच्चा जी, तो गद्यकार भी थे। अब चलो रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के थे, तो सबको जानते हैं। चलो इतने क्वेश्चन मिले ना बच्चा जी, आप देखा आपने 38 क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर दिए गए हैं बुक्स में, तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको जीवनी से ही मिल गया। अब बच जाएगा कविता, उसकी भावार्थ। चलिए अब कविता के भावार्थ हम पढ़ते हैं। तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, थोड़ा बच्चे समझें पहले इस बात को। मैं 4-4 पंक्तियों को साथ में करते चलूँगा, उसके भावार्थ लिखवाते चलूँगा। तो पहले आप हेडिंग डालिए, जनतंत्र का जन्म, ठीक है। अपने हेडिंग डाल लिए सर जी, और डाल लिया हेडिंग डाल लिया। तो बच्चे जी अब लिखोगे आप यहाँ से यहाँ तक 4 पंक्तियाँ अपने नोट्स में ऐड करोगे। ब्लैक पेन से ऐड कर लो या रेड पेन से, ब्लैक अच्छा रहेगा। हो गया ब्लैक पेन, ये पंक्तियाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड हो गया। सदियों की ठंडी बुझी राख, सुगबुगा उठी मिट्टी की सोने का ताज पहन इठलाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अपने थोड़ा सा कविता पर जब पढ़ता था कि अपने देश क्या है, गुलाम है, सदियों से गुलाम था। थोड़ी अब देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति हो रही है, और सिंहासन पर कौन, स्वयं कवि खुद को यानी अपनी जनता को बोलते हैं कि अब राजा नहीं राज करेगा, अब यहाँ राजतंत्र नहीं रहेगा, अब लोकतंत्र आएगा, जनतंत्र आएगा, अब जनता राज करेगी। जनता रजगद्दी पाने वाली है, खाली करो सिंहासन। अब जनता के पास जो भी इच्छाएं थी, पहले देखो ठंडी ठंडी बुझी रहा, मतलब कि पहले देश गुलाम था, लोगों को कभी राष्ट्रवाद नहीं था देश में, जगने सब लोग सोए सोए थे। अब उसमें चिंगारी सुगबुगा उठा, अब उसमें चिंगारी उठी है क्या, हमको भाई आज़ाद होना है, देश आज़ाद करना है। इसके प्रति लोगों में एक मनसा जगी हुई है। अब भाई इसीलिए जनता जब जाग जाती है तो भाई अब हटो भाई, सब लोग रास्ता खाली करो, सिंहासन भी खाली करो, क्योंकि जनता खुद अब आने वाली है। जनता जग चुकी है, क्रांति करेगी अब, और हटाएगी राजतंत्र को, और आएगा जनतंत्र। हो गया। तो ये जो कविता था, इसका भावार्थ जो भी हमने सुना अपने भावों में, उसको एक बार लिखेंगे भी। चलो तो मैं का वहाँ तक लिख दिया। देखो अब अर्थ जो इसका है तो आपको लिखना है। आपने लिखा था ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अर्थ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जो भी उसके पढ़े पॉइंट्स को आप ऐड करेंगे। लिख लिया। इसको आप नंबर देना चाहें तो पहला, इसको नंबर बता सकते हैं कि पहला था, ये पहला हो गया अपना। लिख लिया बच्चा जी? हाँ सर, बहुत जल्दी पढ़ा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको एक बार माइंड में छप भी जाएगा। दो दो बोले तो बच्चा जी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अरे खाली करो जनता थी, फिर जनता प्रश्न है इसमें, जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, जारे पाले की कसम कसक सदा सहने वाली, अब अंग अंग लगे सांप को चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। अरे वही जनता जो इतने सुख दुख सहती है, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सारे मौसम में सब कुछ सह के अपनी सारे कामों में लगे रहती है, परिश्रम करते रहती है। और अबोध मूर्ते, अबोध बोले तो बच्चे जी ना, जिसके पास ज्ञान ना हो, अज्ञानी, मूर्ख तो नहीं बोलेंगे, अबोध मतलब ना समझ, वही जनता। हाँ वही जनता जो कितना भी सुख दुख सह ले, लेकिन अपने मुंह से उस तक एक शब्द भी ना बोलने वाली, वही मिट्टी की अबोध मूर्तें आ रही हैं। भाई सिंहासन तो खाली करना पड़ेगा। और ये हो गया इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक के बच्चे जी भावार्थ। अब इसके भावार्थ अर्थ को लिखवा देते हैं आपके नोट्स में हम। तभी मुंह से कुछ न बोलने वाली, ये अपने यहाँ तक पंक्ति नोट किए होगे। अब उसके अर्थ को भी आपको लिखना चाहिए। ठीक है, हो गया। अपने क्वेश्चन बुक से लिख लिया था, अर्थ यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लोगे। हो गया, बहुत प्यारा प्यारा है एकदम, एक बार में कविता है भाई, थोड़ा सा अर्थ समझ में आएगा, मजा आ जाएगा। तीसरा हम पढ़ते चलेंगे खंड में, जनता। फिर प्रश्न, जनता, हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती। अरे हाँ, बड़ी नहीं, जिसके प्रति बड़ी बड़ी नहीं, कुछ नहीं, देखो लंबी लंबी जीभ का मतलब है कि जो मुंह से बड़े बड़े बातें करते हैं ना, इससे यहाँ नेताओं पर कटाक्ष मार रहे हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर। पता नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं जनताओं के प्रति, ये होगा वो होगा, वही जनता।
और उनको क्या लगता है जनता सचमुच बड़ी वेदना सहती है। कभी कहते हैं कि हाँ जनता सच में बड़ी वेदना सहती है। चलो सो बात ठीक है, जनता इतनी कष्ट सहती है, कुछ भी मुँह से नहीं बोलती है, ठीक है। आखिर इस पर जनमत क्या है, आखिर इस पर लोगों का राय क्या है, इस पर जनमत क्या है, इस पर जो जनता है इनकी क्या सोचना है। कि आपको सिर्फ सहने के लिए बताया गया है, आप सिर्फ सहनशील हो, आप कुछ भी नहीं बोलते हो, आप क्रांति नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप गुलामी में रहते हो। आप सच में, ये भी उनकी बड़ी बड़ी नेता लोग का भी यही मानना है। प्रश्न है गुड़, गुड़ का हिंदी होता है बच्चा जी रहस्यमयी। तो यहाँ पर दिया होगा बच्चा जी। मैं शब्द निधि कुछ बोलता हूँ, थोड़ा याद कर लीजिएगा। देखो ये कुछ दिए हैं शब्द। रहस्यपूर्ण, कहते प्रश्न तो भाई अपने आप में रहस्यपूर्ण है, मिस्ट्री है। इसका मतलब एक क्या बोलते हैं, जिसका मतलब कोई हल ना निकला हो। ये प्रश्न है गोरे, प्रश्न खुद ही रहस्यमयी है, रहस्यमय है। जनता इस पर क्या कहती है, कभी कुछ जनता से ही पूछते हैं, जनमत से पूछते हैं आखिर आपका क्या विचार है। आपको बोलता रहता है कि आप सहनशील हो, आप सभी कुछ सहते हो, मुँह से कुछ बोलते नहीं हो। और ये भी वो लोग मान लेते हैं कि सिर्फ आप सहने के लिए बने हो। आपका क्या विचार है, आपको लोकतंत्र को राजतंत्र से बदलने के लिए, लोग जनतंत्र लाने में क्या आपका विचार है। कवि का खुद का यहाँ पर एक प्रश्न है। तो तीसरा हो गया पंक्ति, तीसरा एक दो तीन, चलो मैं भी 3 मार दिया हूँ प्रश्न यहाँ पर दाग में। और यहाँ पर क्या कहती है जनता, सिर्फ आपको अर्थ से लिखना है। रेड वाला तो मैं क्वेश्चन ऐड किया था। चलो देखो यहाँ पे वही बात समझाया गया है। कवि दिनकर जी ने कहा है कि जनता सचमुच असहाय वेदना सहती है। ठीक है भाई, बीवी कुछ नहीं बोलती, उफ तक नहीं कहती है। कभी एक शपथ लेकर कहते हैं भाई कि लंबी चौड़ी जीभ वाले बातों पर विश्वास किया जाए कि जनता सचमुच में पीड़ा सहती है। ठीक है, सहती है, सहनशील है जनता, फिर भी इस पर जनमत का क्या विचार है, आपका क्या विचार है। ये प्रश्न तो रहस्यमयी है। और जनता इस पर क्या कहना चाहती है, जनता का क्या राय है, क्या विचार है, क्या उनका मत है, क्या जनमत है उनका। ठीक, चलिए 5वीं पर आते हैं। चलिए एक बार लिखिए, नोट करेंगे। पहले तो प्रश्न नोट करेंगे आप यहाँ से यहाँ तक। अर्थ वह पंक्तियाँ लिखेंगे। पंक्तियाँ क्या है, क्या बच्चे को बुक है क्या कि मैं थोड़ी बड़ा कर दूँ। लेकिन देखो 5वां में क्या है, नहीं 4था हो गया ना, अरे भाई 3 हुए ना, अभी 4था बाकी है। 4था तो बाकी है ना बच्चा जी, 4था। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं। अरे जनता मानो फूल है जिसको बिल्कुल एहसास नहीं। अच्छा फूल का एहसास होता है क्या बच्चे जी, जब मन तब से कोई तोड़ लेता है। मन के तो फूलों में लगा लिया, मन के तो बालों में लगा लिया, मन के तो कहीं चढ़ा दिया, शादी विवाह में सजा लिया। कहीं फूल खुद एहसास नहीं कब से क्या किया कर दिया जाएगा। जब चाहे उसको उतार लिया, सजा लिए दोनों में हाथ। अथवा ये कोई जनता क्या है, दूधमुही बच्चा है, दूध पीता बच्ची है, अबोध बालक है, जिससे हम लोग 4 खिलौने देकर क्या कर ले, उसके उलझा लें, अपने बातों में समझा लें। ऐसा नेताओं का मानना है कि जनता तो भाई भोली भाली है, चलो जब मन तब से कुछ करा लिया जाए। तो चौथे का अर्थ यहाँ से है, आपके लिए बहुत अच्छा काम किया है बच्चे जी। आपके लिए नोट्स बना देते हैं, आपके लिए समझाने के बाद आपको उसके भावार्थ भी लिखवा देता हूँ कि बच्चे जब एक्सप्लेन समझेंगे, एक बार जब घर पे खुद से अपना सेल्फ स्टडी करेंगे ना, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए 5वां में आइए। लेकिन होता भूडाल, चलो मानता हूँ कि भाई चलो फुसला लोगे, जो भी कुछ कर लोगे, जनता भोली भाली है, अपने कुछ भी कर लिया नेता लोग, लेकिन होता भूडोल भवंडर, लेकिन भूकंप जैसा भी होता है, भूकंप जैसा प्रतीत होता है कब, जब जनता कोपाकुल, जनता गुस्सा क्रोधित, बिरकुट मतलब तो जब अपनी भौं चढ़ा लेती है, गुस्से से लाल पीला जब जनता हो जाती है, जब उनका विश्वास टूट जाता है भाई, तब क्या करोगे, तब तो तुम भाई कुछ नहीं कर पाओगे। 2 राह समय घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब क्या करोगे बच्चा जी तुम। तो 5वां के लिए हम आएंगे बच्चे जी यहाँ पर। हो गया, चलिए 6ठा में आइए। मैं नंबरिंग में डाल दिया हूँ, यहाँ से तक हम 6ठे पंक्ति की बात करेंगे। कहता कि भाई जब जनता गुस्से हो गई और जब उसका हुंकार भर लेगी, जब एक बार अपना रुद्र रूप दिखाएगी, रौद्र रूप दिखाएगी, तो भाई महल के नींव भी उखड़ जाते हैं,
उसकी सांसों के बल से सब कुछ उड़ जाएगा। जब जनता के सांस छोड़ेगी तो उसकी में सारी चीज़ लगता है उड़ जाएंगे, यानी कोई सिंहासन टिक नहीं पाएगा जनता के हुंकारों के आगे। जनता को रोके राह समय, अरे भाई वो तो समय में भी ताकत कहाँ है, काल का भी वो ताकत कहाँ भाई। जिधर चाहती जनता उधर का मुख मोड़ लेती है, और काल का मन विचार होगा इस तरफ जाने का, और जनता का रुख जिधर है काल भी अपना समय मोड़ लेती है और जनता के पक्ष में चलती है। अर्थात जनता के हुंकारों के आगे टिकना किसी का संभव नहीं है। राजा महाराजा सारे महल टूट टूट जाएंगे, कोई नहीं टिक पाएगा उनके आगे। ये रहा काव्य का अर्थ। चलिए 7वां पंक्ति नोट करेंगे आप, कहाँ से कहाँ तक नोट करना है सर। तो देखो यहाँ से यहाँ 2 पंक्ति दिया गया, 1 लाइन यहाँ दिया गया है। अब 2 शताब्दियों सहस्रों का अंधकार बीता गवाक्ष, यहाँ तक आपको पढ़ना है। पहले 1 लाइन ये नोट करेंगे, थोड़ा सा ऐसा ही बुक में प्रिंटिंग है, एक तो पंक्ति ही है और इसके बाकी 3 पंक्ति है यहाँ पर है। बीता गवाक्ष अंबर के दहकते जाते हैं, यह और कोई नहीं जनता कि स्वप्न अजय। जनता का जो स्वप्न था वो अजय हो रहा है, जीत रहा है। चिरते तिमिर वृक्ष उम्र, वक्ष मतलब जी आसमान से लगता है कि भाई अब आसमान से तारे चमक रहे हैं, उनकी रोशनी यहाँ पर आ रही है। किसकी रोशनी आ रही है? जीत की रोशनी आ रही है, स्वतंत्रता की रोशनी आ रही है। भाई खाली करो सिंहासन की, अब जनता आ रही है। 7वें पंक्ति का अर्थ यहाँ पर है। हो गया पहले जी। चलिए अब आ चुके हैं करीब में आप 8वां, यहाँ से यहाँ तक। सबसे विराट जनतंत्र का आ पहुँचा 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। अब भाई कहते हैं कि भाई जनता यहाँ अब विराट एक बहुत बड़ा लोकतंत्र आने वाला है, क्योंकि भारत में उस समय कितने लोग थे? 33 कोटि, 33 करोड़। आज 1.25 करोड़ हो चुके हैं। जब बुक लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, तब तक जनसंख्या अपनी 33 करोड़ थी। उतने लोग राज करेंगे। अब राजा राज नहीं करेगा, जनतंत्र राज करेगी, लोकतंत्र राज करेगा, लोकतंत्र आएगा। अब ये गुलामी नहीं रहेगी, तो उतना लोग राज करेंगे, उतने लोग के राजा के सर, उनके उतने जनता के सर पे मुकुट होना चाहिए, ना कि एक आदमी के ऊपर। तो जो भी आपने पढ़ा उसके ये भावार्थ हैं। चलिए अब 9वां लाइन में चलते हैं। नाव क्या है? यहाँ से आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। अरे तुम किसके लिए? अब देखो कुछ नहीं होता कि ये नेताजी था, चलो उसके लिए लोग फूल माला तैयारी करते हैं। अरे भाई तुम मूर्ख हो। ये जो राजा महाराजा मंदिरों में रहते हैं, राजा महाराजा राजदारों में रहते हैं, उसको तुम उसके लिए, अरे देवता कहीं नहीं पर देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं और तुम इसके लिए स्वागत कर रहे हो। देवता मिलेंगे खेतों खलिहानों में। क्वेश्चन पूछेगा देवता कहाँ मिलेंगे कवि के अनुसार। देवता कौन है? यहाँ पर परिश्रम करने वाले मजदूरों को, देश की सेवा करने वाले को यहाँ पर ईश्वर बताया गया, भगवान बताया गया, उनको राजा बोला गया है, न कि महल और दरबारों में रहने वालों के लिए। और उनके लिए जो पूजा कर रहे बोलते हैं तुम मूर्ख है भाई। दिनकर जी कहते हैं भाई कि स्वतंत्रता प्राप्ति का श्रेय भारतीय जनता को है, तुम मंदिर में और राजमहल में रहने वाले व्यक्तियों की नहीं। हो गया, इतना लिखा आपने। चलो अब आते हैं हम लोग 10वें पर, और आखिरी है ये, यहाँ से यहाँ तक है। फावरे और हल रजदन बनाने को है, धूसरता सोने को श्रृंगार सजाती है, दो राह समय का रथ रथ घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यहाँ पर देखो फावरे जो भी ये कौन चलाते हैं? किसान मजदूर इसे चलाते हैं, ये इनको लिए बताया गया, ये महत्वपूर्ण है। हो गया बच्चे जी। तो देश के राजधिकार, देश का राजधिकार किसको मिलने वाला है? मजदूरों को मिलने वाला है, जो धूप में गर्मियों में परिश्रम कर कर खेतों में सोने उगाते हैं बच्चा जी। ये उनका लिए आने वाला है। उनका वो लोग आ रहे हैं, उनके आने के रथ की आवाज़ सुनो, उनके आने के भाई आवाज़ ध्वनि को शंखनाद सुनिए, और सिंहासन खाली करो कि भाई अब जनता आती है। इस तरह से आपके होते हैं कविता के साथ। कैसा लगा भावार्थ जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर तो करना बनता है। सर खत्म हो गया? नहीं ना बच्चा जी, अब आपके जो प्रश्न बच गए थे ऑब्जेक्टिव वो तो हम बाद में कराएंगे। अब कराएंगे इसके हम प्रश्न अभ्यास। बच्चा जी बोले तो इस चैप्टर के जो पूछे गए हैं उसकी।
चलते हैं प्रश्न अभ्यास में। चलो, पहला प्रश्न है बच्चे जी कि कवि की दृष्टि में इस समय घर का ये भावार्थ है जी, इसको स्पष्ट कीजिए। बुक खोल के बैठे हुए तो अच्छी बात है, नहीं खोल तो भी कोई। चलिए इसके प्रश्न के आंसर लिखते हैं बच्चे जी, हम थोड़े छोटे कर दें। और चलो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है ये। राष्ट्रपति दिन का जी के कहना चाहते हैं कि भाई देश के जनतंत्र के जन्म में हो रहा है। चलो, ये उसके अब आंसर तो आप खुद से भी आप लिख सकते हो। चलिए अब दूसरे प्रश्न का आंसर, दूसरा प्रश्न नोट करेंगे आप। चलिए, दूसरे प्रश्न आपने नोट किया होगा तो उसके आंसर आपके ये सामने रहा। बच्चे इस नोट्स को पढ़ के बच्चे पिछले साल 90 नंबर लाए हैं। आपको नंबर इस पर ज़्यादा क्यों आएंगे? क्योंकि आपको व्याकरण के भी लेक्चर्स डाले गए हैं। लेकिन बच्चे ये मैटर नहीं करता है, बच्चे वो पिछले साल मेहनत भी किए थे, परिश्रम भी किए थे, आपको भी करने चाहिए। और आपके पास कुशल टाइम है, अच्छा टाइम मिला है आपको सब कुछ करने का। उनको तो हिंदी पढ़ाया भी नहीं गया, वो तो सिर्फ नोट्स दे दिया था, नोट्स लिख के बच्चे अपने से पढ़ के उतने नंबर ला दिए। कितने अच्छे बच्चे थे वो। और एक आपको तो पढ़ाया गया सब कुछ, आप रिविज़न करो जल्दी जल्दी से। चलो, तीसरा, कवि की दृष्टि में ये प्रश्न है बच्चे। चौथे प्रश्न पे चलेंगे बच्चे। तीसरा प्रश्न आपका हो गया, तीसरा प्रश्न नोट हो गया, इसके आंसर देख लीजिए। राइटिंग खूब मस्त लिखिएगा बच्चे जी, ये बढ़िया रहेगा जल्दी। चौथा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे गए हैं पेपर में। चौथा प्रश्न लिख लिया आपने, चलिए उसका उत्तर लिख लीजिए। पांचवा, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? कवि किस पर सिद्ध? अरे वही 33 करोड़ जो अपने जनता थे उसको ये बता रहे। विराट 30 करोड़ के 33 था ना, 30 कोटि था, 33 था, 33 करोड़ था ना मेरे ख्याल। 30 कोटि है, देखना पड़ेगा एक बार। 33 है तो 30 क्यों है? 33 करना चाहिए, यहाँ पर 33 लिखिए बच्चे। 33 करोड़, 33 करोड़ जनता, 30 नहीं, 30 कोटि नहीं, 33 करोड़ है। छठा प्रश्न, कवि की दृष्टि में आज भारत के देवता कौन और कहाँ है? अरे भाई वही देवता हैं जो सड़क पर काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, वही हैं देवता। सड़कों पर, ठीक है। चलो, और आखिरी प्रश्न, कभी भावार्थ लिखने को आ जाए तो आराम से संक्षेप में लिखिए। तो भाई जितना आपने पढ़ा, जितना कविता में आपने अर्थ सुना, सबको लिखना पड़ेगा संक्षेप में। आप इसको, क्योंकि थोड़ा इसमें कम से कम आप तो एक पेज लिखने पड़ते हैं। क्यों सर? क्योंकि आपको इसमें नंबर भी तो मिलते हैं ना, 5 मार्क्स, जब भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो नहीं आए तो 2 नंबर वाले तो बहुत कम कम लिख के निकल जाने हैं। चलो, हो गया। अब रहे बात इसके प्रश्न अभ्यास का। अब देखिए इस चैप्टर में ये है, क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, अभी तब इसके भी मिलेंगे ना भावार्थ। तो देखिए भावार्थ है बच्चे, तो थोड़ा मैं भावार्थ लिखवाता हूँ आपको। चलो, व्याख्या करनी, ये क्वेश्चन भी 5 में आते हैं, जब भी आते हैं व्याख्या वाले 5 में आएंगे। 8 का क लिखिए, व्याख्या कीजिए, लिख देगा, लाइन उठा के डाल देगा। तो आपको तो पहले पता हो जाना चाहिए किस कविता का है। अगर सब सिर्फ जब चैप्टर पर कर लेते हो तो बच्चे जी आपका काम हो गया, आपको समझा, अच्छा मार्क्स वहीं मिल जाएंगे। क्या लिखना होता है? यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे गोधली भाग 2 से ली गई है, जिसके शीर्षक का नाम बता देना है, इस चैप्टर के लेखक का नाम बता देना है, तो उसके लिए आपको 2-2.5 नंबर मिल जाते हैं। तो ये तो याद होना चाहिए ना आपको जहन में किस चैप्टर का है। अब देखिए व्याख्या में क्या करना बच्चे जी,
जो मैंने आपको ये लाइन लिखवाया था शुरू वाला, उसकी व्याख्या लिख देना है, ठीक है सर। और हुंकारों से महल नहीं उखड़ जाते हैं, ये भी मतलब ये वाला व्याख्या लिख देना है। जो भावार्थ आपको लिखवाया गया था, एक तो इसका भावार्थ जो लिखवाया था इसका लिख दीजिएगा, और हुंकारों से महल हिल जाते हैं ये वाला, और छठे वाला, दोनों प्रश्न का आंसर यही मिल जाएगा। एक 8 का क और ख वाले का आंसर ये है, ठीक। इसी के भावार्थ लिख देंगे तब का हो जाएगा। और देखिए ये कुछ प्रश्न है आपके लिए है, तो इसको अभ्यास कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में सर लगता है करा दिए हूँ, फिर भी एक बार देख लें, कोई हर्ज तो नहीं है। कोई नया क्वेश्चन मिले तो बताइएगा, नया मेरे ख्याल से नहीं मिलना चाहिए। देखो पिछले साल के बच्चे मात्र 10 ही क्वेश्चन का अभ्यास किए थे, और आप कितना करते हो सर जी? आप लोग ज़्यादा करते हो, है कि नहीं? उनको 10 ही प्रश्न का अभ्यास कराया गया था। अब तो इससे तो मैं आपको इधर ही करा दिया था 10 इधर के। अब मैंने इस साल क्या किया है, थोड़ा देखिए कुछ प्रश्न है जो आपके सेंटअप एग्जाम में पूछे गए थे, इसको भी नोट्स में डालेंगे आप, और सबका नंबरिंग अपने से कीजिएगा, हो गया? चलो अब मैं लिख दिया हूँ टारगेट से, कुछ आपको एमसीक्यू में प्रैक्टिस करा दें। अब एक बार देखिए, जो तो गोल हो गया है इसका मतलब वो तो करा दिया गया था, जो गोल नहीं था उसको आपको करना है, तो इसीलिए मैं मार्क पहले ही कर दिया था। चलिए पहला क्वेश्चन करना है। अब सब इकट्ठा करने का एक और पर्पस है, क्योंकि चैप्टर का अब मैं आपको आखिरी में समझे कि आपका एमसीक्यू सॉल्व कराना हूँ। इतना ही ऑब्जेक्टिव आपको सबको याद कराता है, बोलता है ऑब्जेक्टिव भी है प्रश्न ये वो, मैं ऐसा कुछ तो नहीं बोला ना। आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, चैप्टर के पूरा भावार्थ करा दिया गया, समय भी आपका कम लिया गया। अब 6 भी करना है, 7 भी करना है, 8 भी करना है, 9, अब तो सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, 9, 10 सब, जो पहले नहीं था। ये सब शायद में 11, 12 कर लीजिएगा, देख लीजिएगा 11, 12, 13 ये सब हो चुका था। अब 10 भी कर लीजिएगा, 11, 17 भी, 16, 17 भी कर लीजिएगा, 18 भी कर लीजिएगा, 16, 17, 18 सब कर लेना है। अब कोई क्वेश्चन अब आपके लिए मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो गांव से हुई थी इनके शायद। दिनकर जी किस रचना के कर्ण को नायक बनाया गया? तो उर्वशी के लिए इनको तो भाई पुरस्कार मिला था 22। इस क्वेश्चन थोड़ा गजीब लग रहा है, 22 का देख लेते हैं, एक आंसर कहते बी दिया है रश्मिरथ। 22 छोड़ देते हैं बच्चा जी। दिनकर जी की रचना 22, 23 मिट्टी की ओर कृति है, मिट्टी की ओर कृति है, पद में, गद्य में, काव्य में, सभी में मिट्टी। ये क्वेश्चन तो बहुत जरूरी है। मिट्टी का बोध मूर्त किसे बताया गया? ये कौन है? तो जनता को बताया गया था। कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? मंदिरों में, अरे खेतों में, खलिहानों में मिलेंगे भैया जी। 26 हो गया। 27 उन्हें मूर्ख बोला था, जो भगवान को मंदिर मस्जिद में कहती है, मंदिर में और रिश्तेदारों में खोते हैं उन्हें मूर्ख बोलकर संबोधित किया गया था। दिनकर जी। अब भाई सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, सब पूछा गया है। अब सारे प्रश्न इधर के महत्वपूर्ण हैं, सब देखें, सब ये 19 में पूछा गया। कोई सदियों की ठंडी बुजुर्ग में मिट्टी के ताज पर उठाती यह पंक्ति किस कविता का है? वाह वाह, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो भाई इसके राइटर कौन है? तो बताइए भाई। इनके तो दिनकर जी हैं। 34, 35 दोनों कीजिए, और 38 आखिरी क्वेश्चन है चैप्टर का इसका। देखिए 38 तो इसमें था बच्चे, मुझे लगता है कि मैंने इससे ज़्यादा ही करा दिया आपको, तो कोई इससे कम किया, हम तो सबसे अधिक आपको दे रहे हैं ना कंटेंट। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैंने आपको आधा घंटा 40 मिनट के लगभग में 40 पूरे चैप्टर को रिपीट दिया। जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और फटाफट से नोट्स बनाइएगा, हैंड टू हैंड करना है। मैं डेली लेक्चर दूंगा, आपसे परेशान थे ना सर क्यों नहीं हो रहा है, अब हो जाएगा, टाइम भी है, अभी पढ़ोगे याद भी रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, लंबी समय खूब मेहनत कीजिए, घर में रही कि भी रात में मेहनत करना है। अब कम सुना है, अब 5 घंटा सोइए, अब बाकी टाइम आपको सिर्फ रिविजन मेहनत करना है, क्योंकि ये आखिरी समय है। शुक्रिया, धन्यवाद।